क्या बाहुबली अतीक अहमद के जुर्म के तार सरहद पार पाकिस्तान से जुड़े थे, या धुरंधर 2 मूवी में इसे मिर्च मसाला लगाकर बढ़ाकर दिखाया गया है? देखिए, धुरंधर 2 का पहला पार्ट जो था वो लियारी और रहमान डकैत की तंग गलियों तक सीमित था। हम सब ने उस फिल्म को बहुत 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 एंजॉय किया, मजा आया था देखने। लेकिन कहानी जब दूसरे पार्ट पर पहुंची है तो जो दिखाया गया है उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। किसी ने सोचा नहीं था कि पाकिस्तान के कराची से जिस जुर्म की दुनिया को दिखाया गया उसका सीधा तार उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर से जुड़ सकता है। इस बार कहानी उत्तर प्रदेश के उस माफिया राज तक मुड़ी है जिसने दशकों तक खौफ का साम्राज्य इलाहाबाद में चलाया था। अब जब इस फिल्म में दिखाया गया कि अतीक अहमद पाकिस्तान से हथियारों की सप्लाई लेता था, उसका नेटवर्क पूरे देश की सुरक्षा के लिए खतरा था, तो फिर यह चर्चा शुरू हुई कि क्या जो पिक्चर में दिखाया गया अतीक अहमद को लेकर वो सच है। खासतौर पर एक सीन जिसमें अतीक अहमद की हत्या वाला सीन दिखाया गया, वो एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट है धुरंधर 2 में। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम और फिर ठाए ठाए ठाए। फिल्म धुरंधर 2 में अतीक अहमद को एक बाहुबली नहीं बल्कि एक ऐसे प्यादे के तौर पर पेश किया गया जिसके इशारे पर सरहद पार से मौत का सामान यानी हथियारों की सप्लाई हिंदुस्तान होती थी। और यहीं से हिंदुस्तानियों के मन में यह सवाल आया कि वो अतीक अहमद जो विधायक रहे, सांसद रहे, जिनके बारे में प्रसिद्ध था कि वो बाहुबली हैं, बदमाश हैं, गुंडई की उन्होंने इलाहाबाद में, लेकिन क्या वो आतंकवादी भी थे? क्या आतंकवाद से सीधा कनेक्शन था, या पिक्चर की आड़ में किसी बड़े सियासी एजेंडे खुश करने की कोशिश है? अब देखिए, फैक्ट वर्सेस फिल्म की ये कहानी है। हमें लगा कि आज इसको हम आपके सामने रखते हैं जस का तस। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर और न्यूज बुक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। यूपी से होकर गुजरता है और वो रास्ता हम रोक देंगे। अभी डायलॉग है तो फिल्म में और फिल्मी है, लेकिन कहानी है कि फिल्म के अलावा फैक्ट क्या कहता है। तो उमेश पाल हत्याकांड के बाद जब अतीक अहमद से पूछताछ हुई थी तो जो बातें सामने आई वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। यूपी पुलिस की चार्जशीट और शाहगंज थाने की एफआईआर के मुताबिक अतीक अहमद ने खुद स्वीकार किया था कि उनके संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से है। अतीक ने पुलिस को बताया था कैसे पंजाब बॉर्डर पर ड्रोन के जरिए विदेशी हथियार गिराए जाते थे और उनका नेटवर्क जो था सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाता था। पुलिस का दावा था कि उन्हीं हथियारों से बड़ी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था। हालांकि अतीक के समर्थक इन दावों को हमेशा खारिज करते रहे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के रिकॉर्ड्स में इन इंटरनेशनल कनेक्शनों का जिक्र बार बार रहा। फिल्म इसी पुलिसिया बयान को आधार बनाकर अतीक अहमद को एक इंटरनेशनल विलेन के तौर पर पेश करती है। हालांकि हम आपको बता दें कि कोर्ट में ये सब आरोप साबित नहीं हुआ था और या कहे कि साबित होने की प्रक्रिया चल रही थी, उससे पहले ही अतीक अहमद के साथ वो कांड हो गया था। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम और फिर ठाए ठाए ठाए। अब दूसरी कहानी, पिक्चर में इलियास कश्मीरी और अतीक अहमद की बातचीत दिखाई गई है। क्या इलियास कश्मीरी से अतीक अहमद कनेक्टेड थे? देखो भैया, फिल्म में अर्जुन रामपाल जो मेजर इकबाल का किरदार निभा रहे हैं, जिससे इलियास कश्मीरी से प्रेरित बताया जा रहा है, यहां पर पिक्चर वालों ने क्रिएटिव लिबर्टी पूरी ली है क्योंकि ये सच नहीं है। हकीकत ये है कि इलियास कश्मीरी जो अलकायदा का एक बड़ा नाम था, वो 3 जून 2011 को अमेरिकी ड्रोन हमले में वजीरिस्तान में मारा गया था। अब सवाल यह है कि अगर वो 2011 में मर गया तो फिर 2023 की घटनाओं पर आधारित फिल्म में अतीक अहमद से कैसे डील कर रहा था? तो वही हमने बताया कि यहाँ पर क्रिएटिव लिबर्टी जो है पिक्चर के नाम पर ली गई है और 2 अलग अलग वक्त के विलन्स को एक फ्रेम में खड़ा कर दिया गया है। असल में अतीक और इलियास कश्मीरी की कभी सीधी मुलाकात हुई हो, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है पब्लिक डोमेन में। फिल्म 2023 की टाइमलाइन में भी उसे जिंदा दिखाकर अतीक से बातचीत करवाई जा रही है, जो पूरी तरह से फिक्शनल है। ये सच से लेना देना इसका नहीं है। 2023 में अतीक के इलियास से बातचीत होना नामुमकिन था। अब आते हैं उस सीन पर, लाइव हत्या वाला सीन। मेन बात यह है गुड्डू मुस्लिम। 15 अप्रैल 2023 की वो रात शायद ही कोई भूल पाए। मैं तो नहीं भूल सकता क्योंकि उस दिन मैं आज तक पर एंकरिंग कर रहा था और मैं ही वो पहला व्यक्ति था जिसने खबर देश में पढ़ी थी। तो हिंदुस्तान में सबसे पहले खबर मैंने ही पढ़ी थी, तो मैं तो उस चीज़ को कभी नहीं भूल सकता क्योंकि शनिवार के दिन रात 10:15 बजे मैंने टीवी पर खबर पढ़ी थी कि एक बड़ी खबर आ रही है, और जो देखा वो उस दिन मेरा भी होश उड़ा दिया था और दुनिया का भी। धुरंधर 2 में उस सीन को वैसे ही दिखाया गया जैसा लाइव टीवी पर था। भारी पुलिस सुरक्षा बल, दर्जनों कैमरे, हमलावरों को पत्रकार बनकर आना, ये वाला सीन 100% सच है। और फिर अशरफ के आखिरी शब्द, ये
जो उसने कहा था कि मेन बात यह है गुड्डू मुस्लिम और फिर गोली चली। फिल्म में सस्पेंस का इस्तेमाल कहानी को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। ये सीन यूपी के कानून व्यवस्था को उस हकीकत को दिखाता है जिसे लेकर सवाल उठते हैं। सैकड़ों पुलिसकर्मी की मौजूदगी में कोई इस तरह हत्या करके कैसे चला गया, ये उस दिन भी सवाल था, ये आज भी सवाल है और इसे फिल्म में दिखाया गया है। अतीक अहमद दरअसल सालों तक गुजरात की साबरमती जेल में बंद रहा, लेकिन फिल्म में दिखाया गया कि जेल की दीवारें उसके साम्राज्य को रोक नहीं पा रही थी। अब सवाल यह भी है, क्या साबरमती जेल अतीक के लिए दफ्तर थी या यहां भी क्रिएटिव लिबर्टी है? क्योंकि दिखाया तो यही गया कि जेल के अंदर से वो फोन का इस्तेमाल कर रहा था। उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश जानकार कहते हैं कि साबरमती से ही चुनी गई थी, बनी गई थी, बरेली जेल और साबरमती के बीच में। फिल्म में जेल नेटवर्क को बारीकी से दिखाया गया है। ये डराने वाली सच्चाई है कि अपराधी सलाखों के पीछे रहकर खून खराबा करता है। फिल्म दिखाती है कैसे अतीक के एक इशारे पर पूरे यूपी का सिस्टम हिलता था। यह हिस्सा याद दिलाता है कि कानून की पकड़ कितनी ढीली हो सकती है अगर माफिया का रसूख जेल की दीवारों से उठ जाए। हालांकि अतीक अहमद और अशरफ अहमद को मारने वाले 3 लड़के लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य कौन थे? फिल्म में इन्हें किराए के शिकारी के तौर पर दिखाया गया है जो अपना नाम बड़ा करने के लिए माफिया का करते हैं। लेकिन हकीकत में इन लोगों की बैक स्टोरी भी पेचीदा है और इनके साथ मेरी जो बंदूक थी वो भी अपने आप में हैरान करने वाली है। मतलब लवलेश एक मिडिल क्लास फैमिली से था, सनी का पुराना रिकॉर्ड था क्रिमिनल में और अरुण मौर्य वो भी जुर्म की दुनिया में कदम रख चुका था और इन्हीं के पास टर्की मेड जिगाना पिस्टल मिली थी। उसको लेकर आज भी सवाल है कि वो कहां से मिली थी। फिल्म संकेत देती है कि अतीक को रास्ते से हटाने के लिए किसी बड़े सिंडिकेट ने लड़कों को इस्तेमाल किया। पुलिस ने गिरफ्तार तो किया लेकिन मास्टरमाइंड कौन था वो आज भी पता नहीं लगा और शायद कभी पता नहीं लगेगा। फिल्म ये सस्पेंस देती है, क्या लड़के सिर्फ मोहरे थे या वाकई जुर्म की दुनिया के नए उभरते सितारों बनने ख्वाहिश में रातों रात मार दिया। ये सारी कहानी है। ये सारी कहानी दरअसल असद के एनकाउंटर की है। अतीक अहमद की मौत के 2 दिन पहले 12 अप्रैल 2023 को असद का एनकाउंटर हुआ था झांसी में और वहीं से कहा जाता अतीक ने धमकी दी थी यूपी पुलिस को और उसके बाद 2 दिन बाद ये घटना हुई। अब यहां पर असद भी जो है उसे भी आतंकवादी के तौर पर पेश किया गया ताकि अतीक के नेटवर्क को संभाल सके। हालांकि असद का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। उमेश पाल हत्याकांड ने पहली बार सामने आया था। फिल्म ने असद के किरदार को दिखाया है जो अगला जुर्म की दुनिया का वारिस बनने को तैयार था। शाहिस्ता परवीन जो इनकी पत्नी थी उनको भी पूरी जानकारी का जिक्र है। आज शाहिस्ता फरार हैं, कहाँ है पता नहीं, किसी को नहीं पता। ये कहानी कि एक घरेलू महिला माफिया बन गई फिर गायब है, कोई ढूंढ भी नहीं रहा उसे, पुलिस भी नहीं पकड़ रही। अब कुल मिलाकर सवाल ये कि फिल्म फैक्ट पर है या एजेंडा है। धुरंधर 2 जो है वो फैक्ट बेस्ड फिल्म है या एजेंडा बेस्ड फिल्म है? तो देखिए फिल्म के विश्लेषण से साफ होता है कि 60% फैक्ट असली पुलिस रिकॉर्ड और घटनाओं पर है, लेकिन 40% हिस्सा मनगढ़ंत कहानियों या फिल्मी मसाले के तौर पर लिया गया है। फिल्म में अतीक को आतंकवादी की तरह पेश करना, पुलिस कस्टडी में हत्या एक तरह से हिसाब बराबर होने के रूप में दिखाना, ये एक नैरेटिव तो सेट करने वाली बात लगती है। अक्सर ऐसी फिल्मों पर आरोप लगता है कि किसी की छवि को सुधारने के लिए धुरंधर 2 में यूपी के कानून व्यवस्था को जिस तरह ऑपरेशन क्लीन मोड में दिखाया गया है, ये दर्शकों के मन में अतीक के प्रति नफरत को और गहरा करता है। हालांकि अतीक के कोई अच्छे कर्म भी नहीं है,